आप सभी को राधे राधे। इस साइंस की क्लास में आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाल के और इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ देखना ये हमारा मकसद नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, या फिर आप 9th क्लास में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छे का मतलब बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2023 व 24 सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ तो ये, चाहे आप 9th के हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट होने वाला है क्वेश्चन। बहुत बेस्ट होने वाला है ये क्लास आपके लिए। बिल्कुल देखिए, इससे पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है। पहले चैप्टर के हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ये तीसरा चैप्टर है। और लास्ट में जब हम केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे केमिस्ट्री को, तो 4 चैप्टरों का मैं पूरा एक ही लेके आऊंगा, एक ही वीडियो, जिससे आप एक ही वीडियो में पूरे को सुलटा सकते हैं, स्पीड बढ़ा के वीडियो की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, अगर स्पीड कम आ रही तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा परमाणु एवं अणु। केवल और केवल परमाणु अणु की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये चैप्टर, चाहे तो आप 9th क्लास में हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। स्पेशल जहां साइंस और बायोलॉजी का पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिमांड पर कि सर प्लीज बुकों का समझ में नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा बुक का जो भी लिख रहा है। उसको मैंने अपने हाथ से जो नोट्स बनाए हुए हैं, यानी जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं, बच्चों से ये पीडीएफ मैंने ली है, नोट्स लिए हैं, और प्लीज बच्चों से लिखे हुए जो नोट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बिल्कुल, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको। बहुत अच्छी होने वाली है आपकी ये क्लास। तो प्लीज चलो शुरुआत करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे हम। कि परमाणु, अगर बात करें परमाणु, एटम, देखो परमाणु की अगर बात करें तो ये एटम से बना है। किससे बना है? एटम से। और एटम के अगर 2 टुकड़े करें, ए प्लस टम। ए का मतलब होता है ए, और टम का मतलब होता है विभाजित। क्या होता है? विभाजित। देखो लिखा हुआ है। और इसका अर्थ होता है, यानी दोनों को मिला देंगे तो अविभाजित, यानी तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु। बहुत बार कंपटीशन में यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि आजकल जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, उसमें परमाणु के बारे में कुछ वाक्यांश देने लग गए हैं, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। याद रखना, परमाणु को और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं परमाणु की संरचना, तो ये परमाणु की जो संरचना है वो आपके सामने है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि परमाणु की संरचना। देखिए, परमाणु की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए, परमाणु की मैं बात करूं तो आपको ये जो संरचनाएं ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्लास या कक्षा कहते हैं, कोष भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब ये कोष कितने होते हैं? देखो, के, एल, एम, एन, ओ, मुख्य रूप से ये अपने पास होते हैं। लगभग 9th में हम 3 ही कोषों की चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर वाली क्लासों में जाएंगे वहां इनका अच्छे से अध्ययन कर देंगे। तो के कोष, एल, एम, एन, ओ, ये कोष होते हैं, ये क्लास हैं, किसी परमाणु की क्लास हैं। और इन कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। सबसे पहले परमाणु की जो खोज का श्रेय जाता है, परमाणु की खोज का जो श्रेय जाता है सबसे पहले, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? डाल्टन को जाता है, चार्ल्स डाल्टन को जाता है, 1805। बहुत सारी बुकों में आपको 1808 भी नजर आ जाएगा, लेकिन आप याद रखें 1805 से लेकर 1808 तक
किसी परमाणु के मूलभूत कण कितने होते हैं? 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए परमाणु के बारे में और कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं कि किसी परमाणु के कक्षाओं में अधिकतम लिखा हुआ है, ये शब्द है ना, बच्चे ने लिखा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है? 2n² होता है। ये जो n होता है ये स्मॉल होता है, याद रखेंगे। स्मॉल में व्यक्त करते कक्षाओं की संख्या को, जो n है वो कक्षाओं की संख्या है, 2n²। जैसे मैंने अभी बात किया था k कोस, l कोस, m कोस, n कोस, o, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम, इसमें 8 भरे जाते हैं, इसमें 18 भरे जाते हैं, इसमें 32 भरे जाते हैं, इसमें 50 भरे जाते हैं। देखिए कैसे। k की बात करूं कितने नंबर का है? 1 नंबर का। l कितने नंबर का है? ये 2 नंबर का है। इसके बाद में m कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। n कितने नंबर पे आता है? 4 पे आता है। O कितने नंबर पे आता है? 5 पे आता है। तो देखिए अगर मैं बात करूं k कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो देखो 2 गुणा में n का मान है कक्षाओं की संख्या 1, और यहां लगा देंगे स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसको 2 से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 2। तो बताओ k में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम? तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नोट कर ले आप। l की मैं बात करूं तो l 2 नंबर का होता है, ठीक है। l कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। ये नाभिक हो गया, ये इसका पहला कोष, दूसरा, तीसरा, ये इसका चौथा कोष, k, l, m, n, और ये एक और आ गया अपने पास O कोष। कौन सा कोष? O कोष। तो k 1 नंबर का है, l 2 नंबर का है, तो देखो क्या लिखेंगे सूत्र में? 2n², अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र। तो 2 इंटू क्या लगा देंगे हम? 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितने हो गए? 8। देखो 8 भरे जाते हैं। ऐसे ही तीसरे के लिए 18 आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। गुणा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो अणु क्या होता है। देखिए अणु की मैं बात करूं, अणु बहुत इंपॉर्टेंट है, अणु भी ऐसी कोई बात नहीं है। टॉपिक अपने आप में जो भी टॉपिक दे रखा है इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भाई, कुछ छोटा मोटा यानी कुछ छोटी मोटी कहानी की पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हम पढ़ेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपके, इसीलिए उन्हीं डिमांड पर जो मैं क्लास में बच्चों को नोट्स करवाता हूं उन्हीं की पीडीएफ मैं लेके आया हूं। तो चलो देखते हैं। देखो अणु की मैं बात करूं, अणु की मैं अगर बात करूं कि अणु जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। जैसे जल किससे बनाएंगे? अणु, या आ गया हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या बना लेंगे? ये जल बना लेंगे। समीकरण संतुलित नहीं है, 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे। अभी आपको संतुलित करना भी सिखाऊंगा, पूरा 10th क्लास में संतुलित करना दे रखा है आपको, है ना। 9th में भी आपके आएगा एक चैप्टर, उसमें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में इसी पार्ट में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र बिल्कुल, अगर रासायनिक सूत्र नहीं आता है, 0% भी नहीं आता है, 0% जिसको रासायनिक सूत्र नहीं बनाना आता है वो रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल ताल ठोक के, ये मेरी गारंटी है। अगर रासायनिक सूत्र आपको नहीं आए तो आप बता देना मेरे को, कमेंट्स करना कि सर आपने इतना बड़ा वादा किया था और आप हमें सूत्र नहीं बनाना आ रहा। बिल्कुल सूत्र बनाना आएगा, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा उन चीजों को। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये रहा अपने पास कि देखिए जल एक क्या है? अणु है। इसमें 2 प्रकार के परमाणु होते हैं। जल में 2 प्रकार के परमाणु हैं, जिसमें 2 तो हाइड्रोजन है, देखो 2 हाइड्रोजन है और एक ये ऑक्सीजन है, ये जल का सूत्र है, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु 2 परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण। जैसे आपसे पूछ सकता है कि जल में बताओ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, टोटल कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। 3 अणुओं से मिलकर, यानी 3 तत्वों की अगर मैं बात करूं, 3 परमाणु से मिलकर जल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा अपने पास स्क्रीन पर, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन कौन सा है टॉपिक? रासायनिक संयोजन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया
कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया है। इसी को आप अगर अणुसूत्रों और प्रतीकों में लिख देते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को किसी रासायनिक, देखो ये पहले बता देता हूं मैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया और ये एक रासायनिक समीकरण है। किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण? किसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में व्यक्त कर देते हैं तो वो समीकरण कहलाती है। जैसे कार्बन का क्या होता है? C, ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, क्योंकि जितने भी गैस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ठीक है, इनको 2 फॉर्म में लिखा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखें, ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक समीकरण है। ये क्या है? एक समीकरण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए रासायनिक जो संयोजन के जो नियम है वो 2 हैं। 2 पढ़ेंगे हम। 2 हैं हमारे पास। कितने हैं? 2। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मुख्यतः इन नियमों पर आधारित होती है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? पहला है अपने पास कि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं, भैया द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं और न ही द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने लिखा है और इसी उदाहरण से मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बिल्कुल देखिए, अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ है कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं, देखो कार्बन का जो परमाणु संख्या होती है 6 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 12। ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो ये 8 नंबर पे आता है। इसका परमाणु संख्या, इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। अभी हम इन्हीं तत्वों की बात कर रहे हैं जो हमारे पास समीकरण है। बाकी सोडियम की मैं बात करूं तो देखो 11 नंबर पे आता है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। ऐसे ही मैं क्लोरीन की बात करूं 17 नंबर पे आता है, 34 आना चाहिए, लेकिन होता कितना है? 35.5 होता है। ऐसे ही मैं जिंक की बात करूं तो जिंक कितने नंबर पे आता है? 30 पे, 60 होना चाहिए, लेकिन कितना होता है? 65 होता है इसका द्रव्यमान। ये कुछ चीजें हैं, ये अपने को याद करना है। ठीक है, देखो 50% चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समझना पड़ता है। किसी भी सिलेबस को आप ले लीजिए, किसी भी कंपटीशन के सिलेबस को आप ले लीजिए, 50% क्वेश्चन ही समझ में आता है, जबकि 50% क्वेश्चन यानी 50% हमें रटना पड़ता है। कोई भी टॉपिक है, जैसे जिंक आपने पढ़ा, ये पढ़ा, बहुत सारे तत्व आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ चीजें अपवाद होती हैं, उन्हें रटना पड़ता है, उन्हें याद करना पड़ता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि किस तरह से ये यहां द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है यह समीकरण। ये समीकरण है, ये अभिक्रिया नहीं है। अभिक्रिया तो जब इसको हम हिंदी में लिख देंगे, देखो कार्बन 12 नंबर पे, बिल्कुल प्लस लगाया आपने, कार्बन 12 नंबर पे होता है, मतलब नंबर नहीं, द्रव्यमान प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 हैं, तो कितना हो गया? 12 प्लस 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, तो 44 ग्राम आ गया अपने पास। कितना आ गया? 44 ग्राम। देखो 44 ग्राम है। नेक्स्ट ऐसे ही मैं बात करूं, देखो कार्बन का 12 होता है, ये देखो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का वही 16 होता है, देखो 16 है, तो 12 32 को जोड़ेंगे तो 44 ग्राम। देखो द्रव्यमान इधर भी 44 था और इधर भी क्या है? इधर भी 44 है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट नई चीज निकल के आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखो तीर है, ये तीर क्या दर्शाता है? अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। ये तीर दर्शा रहा है कि अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है, लेकिन तीर के इस साइड में ये होता है LHS, ये होता है RHS, ये होता है देखो बायां पक्ष, ये होता है दायां पक्ष। तो बाईं ओर जो होते हैं वो होते हैं क्रियाकारक, ये होते हैं क्रियाफल, उत्पाद, प्रोडक्ट, ये होते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या है? बराबर। तो द्रव्यमान को न तो हम बना सकते हैं, द्रव्यमान का न विनाश कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कार्बन था, दोनों ऑक्सीजन मिलके और क्या बना लिया इसने? CO2 बनाया है। तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट अपने पास ये रहा स्थिर अनुपात का नियम क्या है। देखिए स्थिर अनुपात का नियम भी बहुत सिंपल है 9th के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आप किताब को उठा के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा तो टॉपिक पढ़ना है, कौन सा क्या करना है। इसलिए प्लीज आप इन नोट्सों पे फोकस करें, बिल्कुल जो कि मैंने क्लास में लिखवाए हैं बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है।
नेक्स्ट आता है देखो स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम देखो बेसिक से आपको आती हैं ये चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा बस से एक ही मोटो है आपके अकॉर्डिंग, आपने जो कमेंट्स किए हैं, आपने फोन किए हैं बहुत सारे स्टूडेंटों ने कि सर प्लीज हमें 9th के नोट्स प्रोवाइड करवाइए, और वो भी आप समझाना है उनको अच्छे से समझा कि सर बिल्कुल पीडीएफ से पढ़ाइए। तो मैं पीडीएफ से लेके आया हूं। जब कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, याद रखना स्थिर अनुपात का नियम, तो प्राप्त यौगिकों में उनका अनुपात क्या रहता है, स्थिर होता है, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कुआं का पानी, कुएं के पानी का सूत्र क्या है, H2O है। इंग्लैंड का पानी हो, पाकिस्तान का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, सूत्र क्या होता है, H2O। नाली का पानी हो, समुद्र का पानी हो, कुएं का पानी हो, हैंडपंप का पानी हो, क्या सूत्र होता है जल का, H2O। अनुपात कैसे निकाला, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, 2 अनुपात, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो कितना अनुपात आया, 2:1। यहां भी कितना है, 2:1, यहां भी कितना है, 2:1। कहीं से भी प्राप्त कर लो, इनका अनुपात स्थिर रहता है कि जब कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है तो प्राप्त यौगिकों में उनका अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त आप करें। नेक्स्ट आता है अपना, ये रहा चार्ल्स डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बिल्कुल डाल्टन का परमाणु सिद्धांत याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खोज 1805 में, लेकिन परमाणु सिद्धांत 1808 में। याद कर लो, याद कर लो भैया, इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से निर्मित मिलकर बने होते हैं। ये परमाणु का सिद्धांत कहता है, ये चार्ल्स डाल्टन कहते हैं कि इसके अनुसार सभी द्रव, तत्व, यौगिक, मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, और परमाणु क्या है, एक सूक्ष्म कण है। उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी जब डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था 1808 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछता है सन इसकी। सन कोई छोटी मोटी सन नहीं है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। देखिए नेक्स्ट, परमाणु को न तो बना सकते हैं, बिल्कुल भैया हम परमाणु को न तो बना सकते हैं और न ही परमाणु का विनाश कर सकते हैं। ये बात भी याद रखेंगे। ये कौन कहता है, ये परमाणु सिद्धांत कहता है भैया, परमाणु सिद्धांत कहता है। ये परमाणु की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। याद रखेंगे, नैनोमीटर में मापा जाता है परमाणु की त्रिज्या को, और 10 की घात -9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है नोट्स में, और क्वेश्चन भी किया है आपने, क्वेश्चन भी मैंने बताया था। तो प्लीज आप बताइए ये 1 नैनोमीटर क्या है, कमेंट्स करके। 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 9 नैनोमीटर, ये बात अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अपने पास कुछ त्रिज्याएं दे रखी हैं, इन त्रिज्याओं को भी आप रिवाइज करना है, इन्हें पढ़ना है, ठीक है, इन्हें बार बार रिवाइज करना है, रटना नहीं है। लेकिन जब बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या मीटर में निकालनी है आपको। देखो मीटर में निकाल रहा हूं मैं त्रिज्या को, यहां नैनोमीटर में नहीं ले रहा हूं। तो 10 की घात -10 मीटर होती है। जल के अणु की कितनी होती है, 10 की घात -9 मीटर। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको पता है Hb, इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक ये गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ये बात आप याद रखना। और इसी की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये सब चीजें आएंगी, बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। इसके बाद में अगर मैं बात करूं रेत के कण, रेत के कण की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात -4, 10 की घात -4 नैनोमीटर होती है। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में आता है चींटी। चींटी की अगर मैं बात करूं 10 की घात -3 त्रिज्या होती है, और सेब की 10 की घात -1। देखो माइनस में जो मान आ रहा है ना, इसका मतलब उसकी त्रिज्या इन माइनस वालों की तुलना से बड़ी है। तो सबसे अगर बात करूं सबसे बड़ा क्या है, सेब है।
क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 10 की घात माइनस 1 मीटर। याद कर लें इन चीजों को अच्छे से। नेक्स्ट ये रहा अपने पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक, बिल्कुल देखिए अगर मैं बात करूं यहां दे रखे हैं आपके इस चैप्टर में, लेकिन मैंने ये सब चीजें कहां पढ़ा दी, 30 तक के तत्व मैंने पढ़ाए थे आपको दूसरे चैप्टर में, स्टार्टिंग में ही बताए मैंने। दूसरा चैप्टर में जाइए आप देखिए, वहां 30 तक के तत्व याद कीजिए। 20 तक आपको वैसे याद करना सिखाया था, और 21 से लेकर और 30 तक के तत्वों की मैंने ट्रिक बताई थी कि शक्ति वो करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। ये मैंने 30 तक के तत्वों की ट्रिक बता रखी है। वहां मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करें आप। शक्ति वो करे मंजन फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ये मैंने वहां याद करवा दिया, वहां से याद करें आप 30 तक के तत्वों को। बिल्कुल वहां आप इनको रिवाइज कर लें। सर्वप्रथम ब्रिजिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था, सबसे पहले ब्रिजिलियस ने, जो कि अभी तक आपको पता है ना 118 तत्व ज्ञात हैं, 92 तत्व प्राकृतिक हैं और 11 गैसीय अवस्था में हैं। ये सब चीजें मैंने करवा दी आपको पहले, ये याद करो छोटी छोटी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही पूछता है प्राकृतिक तत्व कितने थे, वर्तमान में तत्व कितने हैं, गैस कितनी है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं, कौन सी अधातु चमकीली होती है धातुओं की तरह। आयोडीन याद रखें। उन तत्वों के नामों में 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। जो भी आप तत्व लिखते हैं उनके जो शब्द होते हैं वो 1 या 2 शब्दों से प्रदर्शित होते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, देखो एक अक्षर है, हीलियम देखो 2 है, सोडियम 2 है, नाइट्रोजन 1 है। तो मैंने यही बात कही है कि उन तत्वों के नामों को 1 या 2 अक्षरों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे पोटेशियम 1 है, कैल्शियम में 2 है, क्लोरीन में 2 है, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं। प्रारंभ में इन तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम पर की जाती थी जहां से इन तत्वों को सर्वप्रथम खोजा जाता था। याद रखना, सबसे पहले पाए जाते थे। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से पड़ा है क्योंकि इसे साइप्रस नामक स्थान से खोजा गया था सबसे पहले। देखिए कुछ तत्वों के नामों उनके रंग के आधार पर भी लिए गए। जैसे स्वर्ण, सोना, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, पीला होता है, तो इसे रंग के आधार पर खोज दिया। इसे स्थान के नाम से खोजा गया है। प्रश्न बहुत बार आता है कि कॉपर का नामकरण किसके आधार पर किया है, स्थान के नाम, और उस स्थान का नाम क्या था, साइप्रस था। गोल्ड का रंग के आधार पे, ये बात भी आप याद कि अगर हम बात करें तो देखिए फिर से हम पढ़ते हैं तत्वों के बारे में, लेकिन क्या बात है, IUPAC के अनुसार, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार उनके नाम, प्रतीक, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था के अनुसार किसी तत्व का प्रतीक लिखते हुए 1 या 2 अक्षरों में लिखे जाते हैं। पहले अक्षर को बड़े अक्षर में, मतलब कैपिटल में। अगर पहला अक्षर है, एक ही अक्षर है, तो कैपिटल ही लिखेंगे, चाहे वो 1 हो और चाहे 2 हो। पहला अक्षर याद रखना, तत्वों को लिखते समय पहला कैपिटल ही लिखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं, देखो एल्यूमिनियम को यहां दर्शाया गया है, AL को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में। याद रखना, देखो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ऐसे कोबाल्ट, ना कि कोबाल्ट को ऐसे, ये है कोबाल्ट ये है, कैपिटल तो C होगा पहला अक्षर, दूसरा स्मॉल होगा। जबकि ये क्या है, ये भी तो है कुछ, दोनों कैपिटल हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखेंगे इस चीज को, अंतर है इन दोनों में, पहचान लें आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए ये रहा अपने पास नेक्स्ट कि कुछ तत्वों के प्रतीकों को लैटिन जैसे जर्मन या ग्रीक भाषाओं से नाम से बनाए गए। जैसे लोहा, आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe। लोहा, आयरन का प्रतीक Fe होता है, लैटिन नाम से बना है। लैटिन नाम किससे बना है, ये फेरम से बना है।
इसी प्रकार से सोडियम का प्रतीक Na होता है, पहला अक्षर कैपिटल दूसरा स्मॉल। मैग्नीशियम लिखना है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। पोटेशियम का प्रतीक K होता है, जिन्हें हम नेट्रियम व कैलियम से प्राप्त करते हैं। सोडियम का तो किससे बना है? नेट्रियम से। और भैया पोटेशियम किससे बना है? कैलियम से बना है। ये बात भी आप याद रखेंगे। डाल्टन के अनुसार आते हैं परमाणु। अब ये तो डाल्टन के अनुसार परमाणु आते हैं। याद रखना कि डाल्टन ने कौन कौन से परमाणु के क्या क्या प्रतीक बनाए थे पहले, जब आपके पास ये आधुनिक तत्व नहीं थे, जब आपके पास आधुनिक सारणी नहीं थी, जब मोजले के द्वारा दी गई सारणी नहीं थी, तो सबसे पहले डाल्टन ने कुछ प्रतीक चिन्ह बताए थे, जैसे हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन में क्या करना है? इसे टिमकी लगानी है। शीशा, देखो ये शीशा है, बिल्कुल एल लगा देंगे। शीशा का प्रतीक ये होता था उस समय। फास्फोरस का इस तरह से आपको बनाना है, ये फास्फोरस का हो गया। प्लेटिनम की अगर मैं बात करूँ तो पी लिख देंगे बस। यहाँ बिल्कुल एक गोला बना के कार्बन लिख देंगे, कार्बन कॉपर है ये। ऑक्सीजन के लिए केवल और केवल खाली गोला बनाएंगे। गोल्ड के लिए ऐसे गोल्ड लगा के और इसको भी यहाँ से काटेंगे और बीच में जी लिख देंगे। आयरन के लिए हम ये आई लिख देंगे। बस ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। बिल्कुल आप इनको उतार ले नोट्स के तौर पे। बिल्कुल आपको देखो, जैसे आगे आपको कुछ दे रखे हैं और भी तत्व दे रखे हैं, कार्बन, सल्फर, सिल्वर, पारा, इनके प्रतीक चिन्ह ये बताए। कार्बन का कैसे? कार्बन को ऐसे करके और पूरा इसको गहरा कर दिया, पूरा इसको क्या कर दिया है? गहरा कर दिया है। सल्फर के लिए प्लस लगाना है, बिल्कुल ऐसे। सल्फर के लिए ये, सिल्वर के लिए एस लगाना है। और पारे के लिए, क्योंकि पारे में टिमकियां होती हैं, बूंदी तो है ये, पानी की एक बूंदी तो होती है, धातु है, लेकिन ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, Hg, पारा। नेक्स्ट देखिए, ये रहा जॉन डाल्टन का परिचय। जॉन डाल्टन का परिचय, क्योंकि भैया 9th में दे रखा है तो ये अपने को रिवाइज करना है। हमें तो एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या चीजें पूछ रहा है, क्या चीजें नहीं पूछ रहा है, वो अलग बात है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। इनकी 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका की शुरुआत की। 7 साल बाद एक स्कूल में प्रिंसिपल भी बन गए थे। 12 साल यानी 12 वर्ष की आयु में एक टीचर बन गया। और 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक, इसके अलावा रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्यों में व्यतीत किया और 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। बहुत बार आता है कि परमाणु सिद्धांत के अध्ययन के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। यह बात याद रखनी है अपने को। नेक्स्ट आता है कि परमाणु द्रव्यमान है क्या? परमाणु द्रव्यमान क्या है? देखो, परमाणु द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं कि एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? एक परमाणु की द्रव्यमान इकाई को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। ये बात अपने को याद करनी है। अपने पास ये रहा, जैसे अपने पास ये पीडीएफ है। देखो, हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो 1 U होता है इसका। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 U होता है भैया इसका द्रव्यमान। ये द्रव्यमान बता रहा हूं मैं आपको, द्रव्यमान 1 U होता है हाइड्रोजन का। कार्बन का 12 U, नाइट्रोजन का 14 U, ऑक्सीजन का 16 U, जबकि सोडियम का कितना होता है? 23। मैग्नीशियम का 24। देखो रिजल्ट ये आ रहा है कि जो परमाणु क्रमांक अगर आपने याद कर रखे हैं तो परमाणु क्रमांक का दुगुना कर दो, लेकिन कुछ तत्वों में अपवाद है, वो याद कर लो। क्लोरीन 35.5, 39। पोटेशियम का कितना होता है द्रव्यमान? 39। इसके अलावा मैं बात करूं कैल्शियम का 40, जिंक का 65, सल्फर का 32 होता है। ये किसके अनुसार दिए गए हैं? ये हमारे अनुसार नहीं दिए गए, ये IUPAC के द्वारा दिए गए, IUPAC के द्वारा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ये दिए गए। एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके अनुसार दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देखिए यहां लिखा हुआ है यू का मतलब क्या है? यू का मतलब होता है, यू का मतलब है एक यूनिफाइड इकाई। और जो किसके अनुसार है? ये IUPAC के अनुसार है। भैया हाइड्रोजन का एक है द्रव्यमान, एक U है तो एक U ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये किसने दिए हैं? IUPAC ने दिए। सोडियम का भैया हम 11 पे आता है तो 22 नहीं कर सकते, कितना रहेगा? 23 रहेगा, याद रखना। जिंक का कितना रहेगा? 65 रहेगा। पोटेशियम का कितना रहेगा? 39 रहेगा। ये सब चीजें याद करनी है। क्लोरीन का कितना रहेगा? 35.5 रहेगा क्लोरीन का, याद रखें इस चीज को। जैसे यहां एक बात लिखी हुई है, इसको आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कार्बन 12
के 12वें भाग के सापेक्ष माना जाता है। कार्बन का द्रव्यमान 1/12, ये हो गया इसका मतलब। परमाणुकता क्या है? परमाणु में दो भागों में बांटा जा सकता है। एक परमाणुकता, अणुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है जो एक ही तरह के परमाणु से निर्मित होते हैं, जिन्हें परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता। जैसे देखो अपने पास कुछ परमाणुकता पूछ लेता है कई बार, द्विव परमाणुकता किसकी है, चार परमाणुकता, बहु परमाणुकता। तो अधातु की मैं बात कर रहा हूं। देखो अधातु है अपने पास, एक है आर्गन एक क्या है अपने पास? अधातु है। और आर्गन का प्रतीक ये रहा Ar। और इसमें कितनी परमाणुकता होती है? एक परमाणुकता। क्योंकि जब भी आप आर्गन को लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, याद रखना। हीलियम अधातु है, गैस है, तो याद रखना एक परमाणुकता है। अधातु ऑक्सीजन की दो परमाणुकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हो गया, इधर क्लोरीन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर नाइट्रोजन हो गया, इधर ब्रोमीन हो गया। ठीक है, इनको टू फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि इनकी परमाणुकता दो होती है। इनकी परमाणुकता कितनी होती है? इनकी परमाणुकता दो होती है। क्लोरीन जैसे मैंने अभी बताया दो परमाणु। फास्फोरस, देखो फास्फोरस अधातु है, अधातु बिल्कुल चार होती है फास्फोरस की, और इसके अलावा सल्फर की 8 होती है। इसे बहु परमाणुकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहु परमाणुकता। इसके बाद में ये रही कुछ परमाणुकता अपने पास, इनको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो तत्वों के नाम, धातु आयरन Fe एक परमाणुकता, धातु है कॉपर एक परमाणुकता, धातु जिंक एक परमाणुकता, धातु सोडियम एक परमाणुकता, धातु एल्यूमिनियम एक परमाणुकता, धातु मैग्नीशियम एक परमाणुकता, और सिलिकॉन इसकी भी एक परमाणुकता, और लिथियम धातु है इसकी भी एक परमाणुकता। तो हमने एक ही रिजल्ट पाया है कि जो अधातु होती है उनकी परमाणुकता 1, 2 या 2 से अधिक हो सकती है, जबकि धातुओं की परमाणुकता हमें एक ही देखने को मिल रही है। एक ही होती है धातुओं की परमाणुकता। याद रख ले, नोट कर लें, इतनी चीजें रटने की चीजें नहीं है, याद करने की है। धातुओं की परमाणुकता एक होती है, बिल्कुल 9th के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है अपने पास कि यौगिक क्या है। यौगिक क्या है? देखिए यौगिक को भी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात में, जल की मात्रा ज्यादा है, जल में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। जैसे सोडियम है यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक है, कली जिसको अपन कहते हैं। अब कली यानी हम इसको कह सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है अपने पास। नेक्स्ट अगला टॉपिक ये रहा अपने पास कि आयन क्या होते हैं। तो आयन को भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, आयन क्या है? देखिए आयन की मैं बात करूं, आयन एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आयन। और ये आयन भी दो होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन और क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। ये बात अपने को याद रख। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहीं से आपकी केमिस्ट्री शुरुआत होती है। सूत्र बनाना, किस तरह से सूत्र बनाते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं। धनायन क्या होते हैं? वह परमाणु जिस पर धनावेश पाया जाता है, बस ये याद रखो। जैसे सोडियम पर प्लस, मैग्नीशियम पर +2, एल्यूमिनियम की +3, कैल्शियम की यहाँ हो गया प्लस में कितनी होती है? 2, आर्गन नहीं है यहाँ, ये आयरन है, Fe है, Fe 3 भी होती है इसकी। तो ये इनकी संयोजकताएं लिखी हुई हैं। जिनके ऊपर प्लस की संयोजकता होती है, याद रखें, जिन पर धनावेश पाया जाता है वो होते हैं धनायन, और जिन पर ऋणावेश पाया जाता है वो होते हैं ऋण। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ सल्फेट, इसके अलावा OH, हाइड्रोक्साइड। यानी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी संयोजकता माइनस में होती है। अब ये माइनस में कैसे निकालते हैं ये भी आएगा, आपके सूत्र बनाना सिखाऊंगा। अगला जो पार्ट रहेगा उसमें केवल और केवल सूत्र वाला ही बचेगा अपने पास, उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, अगला टॉपिक रहा अपने पास कि द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो देखिए अगर अब मैं बात करूं द्रव्यमान अनुपात होता क्या है, इसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं। द्रव्यमान अनुपात है क्या, कैसे निकालते हैं द्रव्यमान अनुपात। तो देखिए द्रव्यमान अनुपात कैसे निकालेंगे। यहां आपको दे रखा यौगिक जल है, इधर संयुक्त तत्व है, इधर द्रव्यमान अनुपात दे रखा है। जैसे जल है अपने पास, यौगिक है, क्या क्या है इसमें संयुक्त तत्व? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की कितने हैं? 2 परमाणु, कितना है इसमें? ऑक्सीजन का 1। तो ये जल का ही सूत्र हो गया। तो इसके देखो 2 हैं तो 2 लिखे मैंने। अनुपात, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16।
इसको 2 से काट देंगे तो 1:8 आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं। दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज। बिल्कुल ऑप्शन में क्वेश्चन दे रहा है, जैसे देखो ये जल है अपने पास, तो ये जल के कितने अणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। अच्छा ये बताओ हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 अनुपात। ऑक्सीजन का एक ही है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2:16, 2 से काट देंगे तो 1:8। ये आ गया इसका द्रव्यमान अनुपात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट अगला ये रहा स्क्रीन पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो या टॉपिक मान लीजिए। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 3। नाइट्रोजन का कितना परमाणु? 1। तो नाइट्रोजन के लिए मैंने भी बताया था, नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, 14 होता है इसका द्रव्यमान। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितने अणु हैं? 3 है। सूत्र में देखो ये रहे 3, तो 14:3, तो कटेगा नहीं आपस में, तो 14:3 ही आता है इसका द्रव्यमान अनुपात, याद रखें। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये रहा अपने पास, ये है अपने पास नेक्स्ट किसका सूत्र है? ये अपने पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 2 हैं, कार्बन का 1 है। कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान? 12 अनुपात ऑक्सीजन का 16 गुणा में 2, तो कितने आगे? 32, और इधर कितना है? 12। 2 से काट दो 6, 2 से काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 16, फिर 2 से काट दो 3:8, देखो 3:8 आ गया। ऐसे सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है 23 अनुपात, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, तो ये आ जाएगा, अनुपात कटेगा ही नहीं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट ये रहा अपने पास, क्या है ये है बिना बुझा हुआ चूना, ये है बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम है और इधर ऑक्सीजन है। कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 2 से काट देंगे 20, और इधर 2 से काट देंगे 8, फिर 2 से काट देंगे 10, इधर 4, फिर 2 से काट देंगे 2, 5, तो ये आ गया 5:2 कैल्शियम ऑक्साइड का। तो इस तरह से हमें द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं किसी भी सूत्र का, याद। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना संयोजकता। देखो संयोजकता की पहले परिभाषा बता देता हूं, ये टॉपिक चलेगा अपना अगले पार्ट से। अगले पार्ट में संयोजकता निकालना बताऊंगा, सूत्र बनाना सिखाऊंगा आपको। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक, देखो सही लिख लेना, अष्टक है, ऐसे लिख लेना अष्टक, कुछ मिस्टेक है उनको सही कर लेना, क्योंकि मैंने भी 9th क्लास के बच्चे से ही ये PDF प्राप्त की है, क्योंकि मेरे पास नोट्स है नहीं, मैं क्लास में वैसे लिखवाता हूँ नोट्स, ठीक है। तो ये देखिए अपने पास किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए त्यागे गए व ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको ये चीजें आ गई ना वो केमिस्ट्री में कभी मात नहीं खाएगा भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला जो पार्ट रहेगा सूत्र बनाना सिखाऊंगा आपको, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, संयोजकता निकालना सिखाऊंगा बिल्कुल। और जो भी अपना जो चल रहा है ये सब NCERT के अकॉर्डिंग चल रहा है, NCERT के अकॉर्डिंग 2023 और 24 के कोर्स के अकॉर्डिंग। तो धन्यवाद आपको समय देने के लिए। प्लीज आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ने वालों को जोड़ें। धन्यवाद।